गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। ये सामाजिक परिवर्तन का दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज की बात करेंगे, उसके बाद प्रक्रिया की बात करेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में आप जान लीजिए कि सामाजिक परिवर्तन कितने प्रकार के हैं, क्या क्या है सिद्धांत। तो सबसे प्रमुख है कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में एक है लीनियर थ्योरी, उसको कहते हैं समरेखीय परिवर्तन। इसको उद्विकासीय सिद्धांत भी कहते हैं। तो सही से सुन लीजिए, उद्विकासीय सिद्धांत या रेखीय सिद्धांत या इवोल्यूशनरी थ्योरी। और दूसरा सिद्धांत है चक्रीय सिद्धांत, साइक्लिकल थ्योरी। तो सामाजिक परिवर्तन एक तो एक रेखा में होता है और दूसरा है चक्रीय सिद्धांत, और तीसरा सिद्धांत है संघर्षवादी सिद्धांत, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। अब आप समझिए, सामाजिक परिवर्तन का जो पहला सिद्धांत है उद्विकास या एक रेखीय सिद्धांत, उन सिद्धांतदाताओं में कौन कौन हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न आ जाएगा कि उसमें कौन कौन है और उसको छांटे। नेट में आता है ये प्रश्न। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। इसमें है अगस्ट कॉम्ट, दुर्खिम, मॉर्गन, कार्ल मार्क्स का भी इसमें नाम है। हालांकि कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष वाले में भी हैं। और एक चीज और बता दूं, कई जो समाजशास्त्री हैं वो दोनों में हैं। इसमें आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर और तो फिर से आप सुन लीजिए, अगस्ट कॉम्ट, इमानुएल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर, मॉर्गन, कार्ल मार्क्स, और ये सब हैं। बाकी और कुछ नाम आएगा तो बीच में मैं आपको बता दूंगा। वैसे ये नाम अति महत्वपूर्ण है। और दूसरे सिद्धांतदाता में, चक्रीय सिद्धांतदाता में आपको टर्नबी है, सोरोकिन है, और चलिए आगे उसकी जब चर्चा होगी तो और विस्तृत बताऊंगा। और संघर्षवादी सिद्धांतदाता में जानते हैं आप, कार्ल मार्क्स का नाम नंबर 1 पे है, जॉर्ज सीमेल और कोजर और डेरेंडॉर्फ, ये सब हैं। तो चलिए पहले हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सामाजिक उद्विकासी सिद्धांत दाताओं में अगस्ट कॉम्ट, ये क्या या रेखीय सिद्धांत, ये कहते हैं कि एक रेखा में समाज में परिवर्तन होता है, मतलब एक सीध में चलता है, सरलता से जटिलता की तरफ। जब आप उद्विकास देखिएगा तब उसमें आपको आ जाएगा सरलता से जटिलता की तरफ। पहले जैसे मान लिया एक छोटा बच्चा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, लौट नहीं रहा है ना इधर उधर, एक सीध में चल रहा है वो, फिर बूढ़ा हो रहा है। तो अगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि समाज में जो बदलाव आता है वो 3 स्तरों से होता है। थियोलॉजिकल स्टेज आता है पहले, यानी धार्मिक अवस्था, दूसरा है तात्विक अवस्था यानी मेटाफिजिकल स्टेज, और तीसरा है वैज्ञानिक अवस्था, पॉजिटिव स्टेज। मॉर्गन कहते हैं सोसाइटी में जो है चेंजेस आता है वो मॉर्गन परिवार के उद्विकास की बात करते हैं। मॉर्गन कहते हैं सोसाइटी में सबसे पहले जंगली अवस्था था, सेवेज स्टेज, फिर बर्बर अवस्था, बारबेरियन स्टेज, और फिर सिविलाइज्ड स्टेज यानी सभ्यता के स्तर। कार्ल मार्क्स सोसाइटी को इसी तरह से, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी में, जो मार्क्स और एंजल के साथ लिखी थी, उसमें उन्होंने सोसाइटी को आदिम साम्यवाद यानी प्रिमिटिव कम्युनिज्म, दास मूलक यानी स्लेव सोसाइटी, और सामंती समाज फ्यूडल सोसाइटी, उसके बाद कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, और फिर साम्यवादी समाज यानी कम्युनिज्म में परिवर्तन करके एक रेखीय सिद्धांत में दिखाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने सोसाइटी को कहा है कि 3 चरणों में सोसाइटी बदलती है, आदिम यानी प्रिमिटिव, उसके बाद सेवेज यानी जंगली, और उसके बाद औद्योगिक इंडस्ट्रियल। हर्बर्ट स्पेंसर
मिलिट्री सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी की भी बात करते हैं, मतलब मिलिट्री सोसाइटी से औद्योगिक समाज। ये सारी बातें मैं स्पेशली नेट के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नेट में क्वेश्चन आते हैं। इमाइल दुर्खीम जो हैं वो सोसाइटी को, उन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में बताया था कि समाज में परिवर्तन क्या कहते हैं कि मैकेनिकल सोसाइटी से ऑर्गेनिक सोसाइटी की तरफ होता है। और उसके बाद मॉर्गन ने सोसाइटी को तकनीकी विकास के कारण सोसाइटी में परिवर्तन को दो हिस्से में दिखाया है। एक का बताया है सोसाइटाज और दूसरा बताया सिविटाज। इसको आपको इसी रूप में याद करना है। मॉर्गन ने एक और बताया है जंगली व्यवस्था, असभ्य व्यवस्था और सभ्य व्यवस्था, यानी सेवेजरी सोसाइटी, बारबेरियन सोसाइटी और सिविलाइज सोसाइटी। तो वो तो बताया ही है और ये भी बताया सोसाइटाज एंड सिविटाज। तो इसको भी आप दिमाग में रखेंगे। वैसे इसके अंदर भी मॉर्गन ने काफ़ी क्लासिफिकेशन किया, लेकिन उतना आपको विस्तृत, पहले आप बेसिक को समझिए। और मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास को भी 5 अवस्थाओं में दिखाया है, उसको भी आपको याद करना है, ये नेट में आता ही है। तो मॉर्गन कहते हैं कि परिवार भी उद्विकासीय स्तर से गुजरा है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कॉन्सेंजाइन फैमिली, CONSANGUINE, कॉन्सेंजाइन फैमिली, समरक्त परिवार कहते हैं इसको, समरक्त परिवार। उस समय किसी में विभेद नहीं था और भाई और बहनों का आपस में विवाह होता था। ये स्टेज है, इवोल्यूशनरी स्टेज है। उसके बाद पुनालुअन फैमिली, मैं एक बार पहले फैमिली का उद्विकास बताता हूँ। कॉन्सेंजाइन फैमिली, पुनालुअन फैमिली, सिंडेस्मियन फैमिली, पैट्रिअर्कल फैमिली, मोनोगैमस फैमिली। अब आपको स्पेलिंग नहीं आता है तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है, जो आप सुन रहे हैं वही याद कीजिए, सबसे बेहतर उपाय वही है। कॉन्सेंजाइन फैमिली, उसके बाद पुनालुअन फैमिली। पुनालुअन फैमिली को कहते हैं समूह परिवार। एक समूह दूसरे समूह से शादी करते थे, समूह मैरिज होता था। उसके बाद सिंडेस्मियन फैमिली, इस प्रकार में एक पुरुष का एक ही स्त्री के साथ विवाह होता था। उसके बाद पैट्रियार्कल फैमिली, पैट्रियार्कल फैमिली ये अभी जो आप सोसाइटी देख रहे हैं यहाँ पैट्रियार्कल, पितृसत्तात्मक, इसमें पुरुष का अधिपत्य सोसाइटी में ज्यादा होता है। और लास्ट स्टेज जो 5वां बताते हैं मॉर्गन, वो मोनोगैमस फैमिली, यानी एक विवाही परिवार। तो इस प्रकार आपने देखा कि, और उद्विकासी सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि मानव के आर्थिक जीवन का उद्विकास 4 प्रमुख स्तरों से होकर गुजरा है। पहला, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, शिकार करने और भोजन इकट्ठा करने का स्तर। और दूसरा, इसको आप समझ भी सकते हैं, शिकार करते थे और भोजन इकट्ठा करते थे। दूसरा है पशुपालन एवं चारागाह स्तर, पेस्टोरल स्टेज। और तीसरा स्टेज है एग्रीकल्चर स्टेज, कृषि स्तर। और चौथा स्टेज है टेक्नोलॉजिकल स्टेज, तकनीकी स्तर। तो ये था 5वां स्टेज। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कंप्यूटर स्टेज या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टेज। अब ये सवाल नेट में पूछ देता है, लगाने के लिए दे देता है सिस्टमेटिक, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये रटने की चीज नहीं है। इमाइल डर्कहाइम ने भी सामाजिक परिवर्तन को, हमने आपको बताया है, सामाजिक परिवर्तन के वो 2 कारणों की चर्चा करते हैं, जनसंख्या में वृद्धि और समाज का विस्तार। ये आप दर्खिन पढ़ेंगे, हर एक थॉट को पढ़ेंगे अलग अलग, उसमें भी क्लियर हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि और समाज के विस्तार के कारण वो समाज को 2 हिस्से में बांटते हैं, यांत्रिक संगठन, मैकेनिकल सॉलिडिटी, और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, यांत्रिक समाज और सावयवी समाज। तो इस प्रकार आपने देखा कि संस्कृति में परिवर्तन होता है। और मैं आपको बता दूं, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर साहब है, वो समाज में सामाजिक परिवर्तन की बात वो भी करते हैं और उनकी चर्चा हमने पहले आपको कर दी है। डार्विन से प्रभावित और सामाजिक उद्विकास का पहला वर्णन उन्हीं के द्वारा हुआ है सोशियोलॉजी में, जो डार्विन से प्रभावित थे। मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने
जो है कई नियम दिए। हर्बर्ट स्पेंसर ने 3 मौलिक नियमों की चर्चा की, जो कहा कि उनका पहला नियम था बल के अस्तित्व का नियम, लॉ ऑफ परसिस्टेंस ऑफ फोर्स। उनका कहना है कि यूनिवर्स में हर जगह फोर्स कायम है। दूसरा नियम है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ मोशन, यूनिवर्स में हर जगह गति की निरंतरता का नियम, गति हर जगह अवेलेबल है। तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिस्पेंसेबल ऑफ मैटर, यानी उनका कहना है कि पदार्थ की नश्वरता का नियम। ब्रह्मांड में जो फोर्स रहता है उसके फलस्वरूप जो पदार्थ में परिवर्तन आता है, मगर पदार्थ सिर्फ अपने इंटरनल कंपोजिशन यानी आंतरिक संरचना को ही बदलता है, समाप्त नहीं होता है। और मौलिक नियमों के अलावा स्पेंसर ने 4 द्वितीयक नियम यानी सेकेंडरी लॉ भी दिया, और उसको जो मूलतः फंडामेंटल लॉ पर आधारित है वो है लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, नियमों की समरूपता का नियम। और दूसरा है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इक्विवेलेंस, हस्तांतरण एंड अनुरूपता का नियम। तीसरा नियम है लॉ ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस एंड ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन, अल्प अवरोध एवं महत्तम आकर्षण का नियम। चौथा है लॉ ऑफ राइम और अल्टरनेशन, गति की समरूपता या अदला बदली का नियम। और इसके अलावा स्पेंसर ने उद्विकास के जैविकीय 3 नियमों को भी लिया है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यता का अस्तित्व, नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति का चयन। और इवोल्यूशन की चर्चा, चूंकि इवोल्यूशनरी थ्योरी है तो चर्चा क्या थी, इवोल्यूशन इज उसकी परिभाषा आप एक बार हर्बर्ट स्पेंसर के शब्दों में देख लीजिए। इवोल्यूशन इज एन इंटीग्रेशन ऑफ मैटर एंड concomitant dissipation of motion during which matter passes from an indefinite incoherent homogeneity to definite coherent heterogeneity, and during which the retained motion undergoes a parallel transformation। तो ये है कहानी। तो कुल मिला के इस पे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं चक्रीय सिद्धांतदाताओं में। क्या चक्रीय सिद्धांतदाता क्या कहते हैं, पहले आप ये समझिए। चक्रीय सिद्धांतदाता ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का अपना एक चक्र है, उस चक्र में परिवर्तन होता है, एक चक्र के तहत होता है परिवर्तन। उसमें देखने को लगता है कि विद्वान प्रकृति में सदा होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में मतलब बचपन होता है, युवा होता है और जवानी अवस्था होता है और बूढ़ापा की प्रक्रिया होती है, यानी बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, उसी प्रकार समाज में भी ऐसा होता है। जैसे मौसम चक्र होता है, ठंडा, गर्म, जाड़ा, बरसात, उसी प्रकार आप ये देखिएगा समाज भी जवान और बच्चा और बूढ़ा होता है, ऐसा इन लोगों का मानना। इसमें कौन कौन आते हैं ये क्वेश्चन नेट में पूछ देता है। स्पेंगलर, सोरोकिन, टोयनबी। तो स्पेंगलर ने अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट 1918 में प्रकाशित हुई, उसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया। और टोयनबी हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री 10 वॉल्यूम में है, 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया टोयनबी साहब ने। और उनकी थ्योरी है चुनौती एवं प्रत्युत्तर के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चैलेंज। ये क्वेश्चन आता है नेट में, मैं इसलिए छोटी छोटी बातों को रख रहा हूँ आपके सामने, तो वो आता है। और क्रिएटिव माइनॉरिटी की भी बात करते हैं अर्नोल्ड टोयनबी। ए टोयनबी इनका नाम है, अर्नोल्ड टोयनबी। क्रिएटिव माइनॉरिटी कहते हैं हर समाज में एक अल्पसंख्यक होते हैं, सृजनशील होते हैं, मतलब वैज्ञानिक होते हैं, कम होते हैं ना, माइनॉरिटी होते हैं, वो माइनॉरिटीज में होते हैं। क्रिएटिव माइनॉरिटीज होती है वही समाज को बदलते हैं। और एक साहब हैं सोरोकिन, वो भी चक्रीय सिद्धांतदाता हैं। और सोरोकिन
का क्या कहना है इस पर भी देख लिया जाए। सोरोकिन साहब कहते हैं कि 3 प्रकार की संस्कृतियों की वो चर्चा करते हैं। भावनात्मक संस्कृति, आइडिएशनल कल्चर, पदार्थ ये क्या होता है, आदर्शात्मक संस्कृति, आइडियलिस्टिक कल्चर, और चेतनात्मक संस्कृति, सेंसेट कल्चर। और इनकी थ्योरी को फ्लक्चुएशन थ्योरी भी कहते हैं, और इनकी थ्योरी को प्रिंसिपल ऑफ इमिनेंट चेंज भी कहते हैं, आता है एग्जाम में, स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत। इनमें वो कहते हैं कि एक सेंसेट कल्चर होता है, एक आइडिएशनल कल्चर होता है। सेंसेट का मतलब भौतिक, किसी समाज में भौतिक पदार्थों का और भौतिकता पर बहुत जोर होता है। आइडिएशनल का मतलब जस्ट उल्टा, अध्यात्म पर बहुत ज्यादा बल होता है। इनके बीच की अवस्था को कहते हैं आइडियलिस्टिक, आदर्शात्मक। कहते कभी समाज भौतिक अवस्था में होता है और कभी आध्यात्मिक अवस्था में, यानी कभी भावनात्मक आइडिएशनल में होता है और कभी चेतनात्मक सेंसेट में होता है, और कभी बीच में आ जाता है। तो इस तरह से परिवर्तन समाज में होता रहता है। ये भी चक्रीय सिद्धांत के पास है। और एक और सिद्धांत आता है उनकी भी चर्चा जरूरी है। उसमें आते हैं विल्फ्रेड पेरेटो। पेरेटो का अभिजन भ्रमण का सिद्धांत है, सर्कुलेशन ऑफ एलिट कहते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में इस बात का वर्णन किया। तो पेरेटो भी हैं। और जब हम पेरेटो देखें, सारे सिद्धांत को एक साथ पूरे को यहाँ पे समझना बहुत मुश्किल है। बस आपको ये जानना है कि कौन कौन सिद्धांत आता है, मेनली ये पूछता है। और एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया था, सोरोकिन का एक और थ्योरी है, प्रिंसिपल ऑफ लिमिट्स भी कहते हैं, सीमाओं के सिद्धांत। उसी सिद्धांत को जो मैंने आपको बताया था, आइडिएशनल, सेंसेट एंड आइडियलिस्टिक, आइडिएशनल कल्चर, सेंसेट कल्चर और आइडियलिस्टिक कल्चर की बात करते हैं। और सोरोकिन के अनुसार जब एक संस्कृति व्यवस्था अपनी सीमा पर पहुंच जाती है और फिर वो बदल जाती है, उसे अपनी गति को उल्टी दिशा में मोड़ना पड़ता है। तो भले ही कोई व्यवस्था कितनी अच्छी या बुरी क्यों ना हो, उसके विकसित होने की एक सीमा होती है। तो सोरोकिन इसको कहते हैं सीमाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिमिट्स। अब मानो भौतिकवाद का एक भाई लिमिट है ना, कितना जाइएगा। तो उसके बाद वो कहते हैं फिर लौटना पड़ता है अध्यात्म की तरफ। अध्यात्म में भी कितना जाइएगा, तो फिर भौतिकवाद की तरफ लौटना पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं। अब चलिए संघर्षवादी सिद्धांतदाताओं की बात करते हैं। संघर्षवादी सिद्धांतदाता क्या कहते हैं? हाँ, एक टॉयनबी वाला जो आपको बताया था, टॉयनबी की थ्योरी को कहते हैं चैलेंज एंड रिस्पॉन्स थ्योरी। वैसे हम बता चुके आपको चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत, क्योंकि मिलाने के लिए और एग्जाम में खूब पूछता है नेट में, तो इसको आपको याद रहना चाहिए। संघर्षवादी सिद्धांतदाता की बात कर रहे थे। संघर्षवादी सिद्धांतदाता में कौन कौन आते हैं? कार्ल मार्क्स आते हैं, और क्या नाम है उनका, कोजर आते हैं, और डेरेनडॉर्फ आते हैं, सीमेल आते हैं। ये छांटने के लिए भी आता है एग्जाम में। तो संघर्ष को ये लोग समाज में परिवर्तन का कारण मानते हैं। यानी इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई होगा तो हमारे समाज में एक परिवर्तन आएगा। बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, नेतृत्व में परिवर्तन आता है, नॉर्म्स और वैल्यू चेंज हो जाता है, समाज की संरचना बदल जाती है, समाज में जागरूकता आ जाती है, समाज में यूनिटी आ जाती है। यूनिटी कैसे आती है भाई? वहाँ जब लड़ाई होगी तो हम सब हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे, क्योंकि समाज में एकता इससे आती है। अब देखिए, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा कि अभी तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वो कहते हैं कि समाज में 2 तरह की संरचना होती है, एक सुपर स्ट्रक्चर और एक सब स्ट्रक्चर। तो उन्होंने समाज के संपूर्ण ढांचे के ऊपरी भाग को सुपर स्ट्रक्चर कहा और बुनियादी भाग को सब स्ट्रक्चर कहा। और उनका कहना है कि बुनियादी भाग पर ही सब जो है निर्भर है। तो बहरहाल समाज में परिवर्तन का कारण वो संघर्ष मानते हैं। स्पेशली जानने के लिए आप कार्ल मार्क्स पढ़ें। हर एक की थ्योरी अलग अलग हमने बनाई है, उसको आप जब पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको नॉलेज हो जाएगा।
उसके बाद एक है सिद्धांतदाता डेरेनडॉर्फ। वो भी डेरेनडॉर्फ की पुस्तक का नाम है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। डेरेनडॉर्फ ने समाज को भी इसी प्रकार माना है। और कार्ल मार्क्स ने जो है समाज को 5 हिस्से में बांटा, वो मैंने पहले भी बता दिया था। तो आदिम अवस्था, दास मूलक, सामंतवादी, पूंजीवादी और साम्यवादी युग। और ये संघर्ष के कारण ही ये युग एक दूसरे युग की तरफ आगे बढ़ता है। उसके बाद है कोजर भी हैं। कोजर ने फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, उनकी पुस्तक है फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, में वो लिखते हैं कि समाज के में संघर्ष के बहुत फायदे हैं। सीमेल भी समाज में संघर्ष की बात करते हैं, जॉर्ज सीमेल। और डेरेनडॉर्फ जर्मनी के हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1959 में कहा कि समाज में जो है समाज की व्यवस्था के 2 पहलू बताया, एक तो सहमति और दूसरा संघर्ष। तो सहमति पे तो लोग बहुत ज़्यादा यानी कॉन्सेंसस पे बहुत बातें हुई है समाज में, लेकिन संघर्ष पे ये कहते हैं बात कम हुई है। तो ये कहते हैं समाज में 2 वर्ग हमेशा होता है, दमनकारी और दमित, और ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। एक दमनकारी है जो दमन करता रहता है। तो इस प्रकार से डेरेनडॉर्फ में आप ये पाइएगा, डेरेनडॉर्फ के थ्योरी को उत्पीड़न का सिद्धांत भी कहते हैं, कॉर्सियन थ्योरी। डेरेनडॉर्फ कहते हैं संघर्ष का कारण शक्ति है, और कार्ल मार्क्स कहते हैं संघर्ष का कारण अर्थव्यवस्था है। दोनों को आप समझिए, जैसे वो राजनीतिक लेते हैं और वो आर्थिक लेते हैं। और संघर्ष मूलक प्रकारवादी सिद्धांत दिया है लेवी से कोजर ने। कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनलिज्म, वो कहते हैं संघर्ष के फायदे हैं। तो इस तरह से कोजर ने 2 प्रकार के संघर्ष की बात की है। एक कहा है यथार्थवादी, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरा कहा है अयथार्थवादी, नॉन रियलिस्टिक। तो इस प्रकार हमने करीब करीब आपको बता दिया है। और थोड़ा सा और आप जान लीजिए, 1 मिनट और लगेगा। प्रकारवादी सिद्धांत भी है। तो प्रकारवादी सिद्धांत में इमाइल दुर्खिम है, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में वो लिखते हैं कि प्रकार के 2 भाग हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, धनात्मक प्रकार और ऋणात्मक प्रकार, पॉजिटिव फंक्शन, निगेटिव फंक्शन। और रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार शब्द को 2 भागों में बांटा है, यूनोमिया और डिसनोमिया। ये सब क्वेश्चन आता है, नेट में आता है, इसलिए इसको आप जान लीजिए। और मेलनॉस्की है साइंटिफिक स्टडी ऑफ कल्चर, उनकी पुस्तक है। और एक और पुस्तक है एर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, उसमें प्रकारवाद का विश्लेषण करते हैं और वो 3 सिद्धांत देते हैं, ब्राउन और मेलनॉस्की मिल के देते हैं। पहला है सार्वभौमिक प्रकारवाद, यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म। दूसरा है प्रकारजात्मक एकता, फंक्शनल यूनिटी। और तीसरा है फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी, प्रकारजात्मक अपरिहार्यता। एटलीस्ट आप फैक्ट को याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और टॉलकट पार्सन्स हैं, टॉलकट पार्सन्स ने भी किसी भी सामाजिक व्यवस्था की 3 पूर्व आवश्यकताओं की चर्चा की है, बायोलॉजिकल प्रीरिक्विजिट्स और कल्चरल प्रीरिक्विजिट्स और फंक्शनल प्रीरिक्विजिट। जैविकीय पूर्व आवश्यकताएं, सांस्कृतिक पूर्व आवश्यकताएं, प्रकारजात्मक पूर्व आवश्यकताएं। और 4 पूर्व आवश्यकताओं की चर्चा की है, प्रकारजात्मक पूर्व आवश्यकता पर ज्यादा जोर दिया है। प्रकारजात्मक पूर्व आवश्यकता के 4 पूर्व आवश्यकताओं की बात करते हैं वो एजिल कहते हैं उसको, एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट और इंटीग्रेशन और लेटेंसी इसका नाम है। और इसकी पूर्ति 4 व्यवस्था करती है। एडेप्टेशन की पूर्ति करती है इकोनॉमिक सिस्टम, गोल अटेनमेंट की पूर्ति करती है पॉलिटिकल सिस्टम, इंटीग्रेशन की पूर्ति करती है वैल्यू, इंटीग्रेशन की पूर्ति करती है सोशल सिस्टम, और लेटेंसी की पूर्ति करते हैं वैल्यू सिस्टम। ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए पार्सन्स आप देख लीजिएगा, तो कोई बात नहीं। तो ये था कुल मिलाकर सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। थैंक यू वेरी मच।